क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्यों हमारी क्लासरूम आज भी वही पुरानी किताबें रटवाती है जो अंग्रेजों ने लिखवाई थी? और क्यों आजादी के 75 साल बाद भी हमारी सोच कहीं ना कहीं गुलामी वाली बनी हुई है? और इस बात का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर चैट जीपीटी जो चीजें बेहतर और आसान करने के लिए बनाया गया था उसको सीखने का कोर्स बना के बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। सोचो अगर चैट जीपीटी को भी कोर्स करके सीखना पड़े तो फिर क्या ऐसी शिक्षा का? ऐसे में लोग बेरोजगार नहीं होंगे? और क्यों हमारे नेता ने इस शिक्षा नीति को बदलने के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं? आज हम इस पूरे खेल का सच जानेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की वो सच्चाई जो शायद आपसे छुपाई गई और कैसे आज की नई शिक्षा नीति भी एक नई गुलामी मॉडल की शुरुआत हो सकती है। तो आइए चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। 1835 में लॉर्ड मैकवेली ने वो प्रस्ताव रखा जिससे भारत की शिक्षा की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। उसका मकसद साफ था, भारत को एक ऐसा समाज बना दो जो दिखे तो भारतीय लेकिन सोच अंग्रेज जैसा हो। उन्होंने कहा हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारत पर राज कर सके, जो क्लर्क बन सके, जो अंग्रेजी हुकूमत के आदेश माने। तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज का सपना टूट गया और उसकी जगह अंग्रेजी भाषा, यूरोपियन इतिहास और विदेशी कानून हमारे सिलेबस का हिस्सा बने। दोस्तों सोचिए, आज भी हम वही कानून पढ़ते हैं, वही अंग्रेजी रटते हैं, वही कॉलोनियल माइंड सेट के साथ बड़े होते हैं। आजादी मिली, उम्मीद थी कि अब शिक्षा को भारतीयता से जोड़ा जाएगा। नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्पर की बात की और आईआईटी और आईआईएम की शुरुआत की। ये काबिलियत बढ़ाने की पहली पहल थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी भाषा का दबदबाव क्यों बनाए रखा गया? सरकारी स्कूल क्यों कमजोर पड़े? गाँव की शिक्षा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? असल में शिक्षा इलाइट वर्ग के लिए एक जरिया बन गई। प्रिविलेज्ड लोग और प्रिविलेज्ड होते गए। भारत में दो तरह की शिक्षा जन्मी, एक अमीरों की अंग्रेजी एजुकेशन और दूसरी गरीबों की टूटी हुई सरकारी शिक्षा। इंदिरा गांधी का दौर आया, शिक्षा पर सरकार का कंट्रोल और बढ़ा। कहने को सोशलिज्म की बात थी, लेकिन असल में शिक्षा संस्थान राजनीति का अखाड़ा बनते गए। कई इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास की किताबें अपने हिसाब से लिखवाई गई, कुछ लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, कुछ सच दबा दिया गया। शिक्षा एक ऐसी टूल बन गई जिससे लोगों की सोच को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मोल्ड किया गया और यहीं से शुरू हुई शिक्षा में आइडियोलॉजिकल लड़ाई। 1980 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने शिक्षा को सीधा राजनीति से जोड़ दिया। आरक्षण एक जरूरी कदम था हजारों सालों की सामाजिक अन्याय को सुधारने के लिए, लेकिन क्या यह सिर्फ अपलिफ्टमेंट के लिए था या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी थी? शिक्षा संस्थान मेरिट और एम्पावरमेंट की जगह जातिगत आइडेंटिटी की लड़ाई का मैदान बनने लगे और इसने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डाला और एक नया ध्रुवीकरण पैदा हुआ। मंडल कमीशन के रिपोर्ट से पहले एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण थी, जो कुल आरक्षण का 22.5% होता है। लेकिन विश्व प्रताप सिंह जो जनता दल पार्टी के थे, 1990 में मंडल आयोग की 10 साल पुरानी रिपोर्ट को 7 अगस्त 1990 को लागू करने की घोषणा की, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण के लिए। लागू होते ही उच्च जाति वर्ग के लोगों को लगा कि उनकी नौकरी और शिक्षा के अवसर छिन जाएंगे। मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की बहस तेज हो गई। 19 सितंबर 1990 को इंडिया गेट के सामने राजीव गोस्वामी नामक छात्र ने आत्मदाह कर लिया। परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से झुलस गया और प्रतीक बन गया मंडल विरोधी आंदोलन का। इसके बाद देश भर में कम से कम 60+ छात्र आत्मदाह की कोशिश में घायल हुए, कई की मौत भी हुई। आरक्षण की मुद्दा जातीय ध्रुवीकरण में बदल गया। शिक्षा संस्थानों में कास्ट आधारित राजनीति और तनाव बढ़ गया। क्या जाति से ज्यादा जरूरी गरीबी नहीं होनी चाहिए? क्या एक गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाए क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ है, जबकि संविधान हमें सिखाता है समानता? तो ये व्यवस्था हमें क्यों बांटने की कोशिश कर रही है? एक छात्र जिनके पिता के पास कोई जमीन नहीं, माँ खेत में मजदूरी करती है, लेकिन पढ़ना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, लेकिन ना कोचिंग है ना किताबें। वो जनरल कैटेगरी में है, इसलिए उसे कोई सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। वो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। वहीं पे एक बच्चा जो एससी कैटेगरी के छात्र है, जिनके पापा सरकारी अफसर है, मम्मी कॉलेज प्रोफेसर है, इनको 50,000 की कोचिंग फ्री मिलती है और आईएएस परीक्षा में 100 मार्क्स कम होने पर फिर
भी इनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उसे आरक्षण मिला है। तो बताए क्या ये न्याय है? क्या आरक्षण ने गरीबों की मदद की या एक नई असमानता बना दी? बिहार में जनरल कैटेगरी ड्रॉप आउट रेट 28% है 2021 के अनुसार। जनरल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 23% है। यूपीएससी कट ऑफ में 90 से 110 अंक का अंतर है, जबकि संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन क्या आज वो समानता, क्या सिर्फ जाति के आधार पर नौकरी और शिक्षा का हक तय करना न्याय है? अगर अपलिफ्टमेंट मकसद था तो क्यों नहीं सरकार गरीब जनरल छात्रों को भी फ्री स्कॉलरशिप और कोचिंग देते हैं? तो मैंने पीछे कहा है कि कुछ लोगों को ग्लोरीफाई किया गया तो कुछ सच दबा दिए गए, उन पे चलते हैं। भारत में इतिहास की किताबों को लेकर राजनीतिक प्रभाव हमेशा से रहा है, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में हो, वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में या वर्तमान में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कांग्रेस और वामपंथी इतिहास लेखन का प्रभाव 1950 से 1990 के दशक। राम शरण शर्मा, RS शर्मा, NCERT की प्राचीन भारत की किताबें इन्होंने लिखी। रोमेल थापर, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब, ये सभी प्रतिष्ठित वामपंथी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे। बात करते हैं ग्लोरिफिकेशन का। मुगल शासकों जैसे अकबर, औरंगजेब को अधिक जगह दी गई और उन्हें सुलझे हुए प्रशासक के रूप में दिखाया गया, दबाया गया सच। भारत में इस्लामी आक्रमणों के दौरान मंदिरों का विध्वंस, जैसे महमूद गजनवी का सोमनाथ हमला का न्यूनतम या राजनीतिक मकसद कहकर बताया गया। हिंदू राजाओं जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी आदि को कम महत्व दिया गया। 1990 के बाद राष्ट्रवादी या दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया। बीजेपी के सरकार के आने के बाद इतिहास को रिकरेक्ट करने की बात शुरू हुई। NCERT की किताबों में बदलाव हुए, जैसे राणा प्रताप को वीर के रूप में दिखाना, गॉडसे को देशभक्त कहना जैसे विवाद। अब मुगल विरोध और हिंदू वीरता पर जोर दिया जाने लगा। बाबर और औरंगजेब को केवल आक्रता कहकर दिखाया गया, लेकिन उनके पॉजिटिव प्रशासनिक योगदान जैसे लैंड रिफॉर्म्स या आर्ट पैट्रोन्स को नजरअंदाज किया गया। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि 1950 से 1990 के बीच वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल, नेहरू और गांधी को ग्लोरीफाई किया, हिंदू राजा मुस्लिम हमले की क्रूरता को कम दिखाया। 2000 अब की बात करें तो राष्ट्रवादी विचारधारा ने शिवाजी, राम, हिंदू वीरता को ग्लोरीफाई किया, जबकि मुगल मुस्लिम परंपरा को दबा दिया गया। चलिए हम इतना डीप में नहीं चलते हैं, लेकिन बात करते हैं कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे अच्छा काम एजुकेशन के ऊपर किसने किया, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन स्कीम थी। एनरोलमेंट में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, खासकर ग्रामीण भारत में। मिड डे मील स्कीम का विस्तार, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी, पोषण भी बेहतर हुआ, बालिका शिक्षा में सुधार आया। एजुकेशन बजट में सुधार, शिक्षा पर खर्च देश की कुल GDP का 3.3% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाने लगा, जो 90s के बाद सबसे बेहतर स्तर था। तकनीकी संस्थानों NIT, IITS को बढ़ावा मिला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई। और बात करें रोजगार की तो इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसे भारतीय कंपनियों में भर्ती तेजी से हुई। पढ़े लिखे युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलने लगा। पॉलिटेक्निक और वोकेशनल कॉलेज को बढ़ावा मिला। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2003 में 5.6% थी। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो इस टाइम पे हाई पे था। और सबसे खराब करने का श्रेय मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को जाता है। और बात करें बेरोजगारी दर की तो मनमोहन सिंह के समय में 8.3% थी 2004 से 5 के बीच में, लेकिन 11 से 12 के बीच में घट के 6.1% हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के टाइम पे 2017 से 18 में 6.1% थी, लेकिन 2020 में 24% बढ़ गई। और बात करते हैं कुल GDP का, शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च हुआ इन सभी प्रधानमंत्रियों के समय में। नेहरू के समय में 2.5%, इंदिरा गांधी के समय 2.8%, राजीव गांधी के समय 3%, अटल बिहारी वाजपेयी 3.3%, मनमोहन सिंह 3% और नरेंद्र मोदी के समय 2.9%। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए वो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, और जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए वो हम पढ़े जा रहे हैं। और इसलिए हम भारतीय हैं। जो हमें जानना होता है वो किताबों में नहीं होता, जो किताबों में होता है वो हमें जानना नहीं होता। और सरकार भी संविधान का उल्लंघन तब किया है जब जब इनको जरूरत पड़ी है। इसलिए तो आज के समय में नेता का इतना बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि नेता बन जाओ, फिर जो करना है करो। और रही बात आरक्षण का, तो उसके लिए कई लाखों बच्चे आज भी चुपचाप सब सह रहे हैं क्योंकि वो जनरल है। लेकिन सच तो ये है, गरीबी किसी जाति में पैदा नहीं होती, तो फिर मदद भी जाति देखकर क्यों मिलती है। अगर आप सहमत है इस बात से कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर बोलेंगे।